वेलकम टू एच एम क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2018 का पेपर है। और इसको मैंने देखा, मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसी में क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चंस भी मुझे दिखे जो दिसंबर 2019 में रिपीट हुए थे। और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है और मे भी वापस क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। उससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मेरा ये चैनल आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाएगा। और इस पेपर होने के बाद बिल्कुल शुरू से हम स्टडी करेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम स्टडी करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 अंक का एक क्वेश्चन है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस का पेपर हो गया है जो कि 2 मार्क्स के हो गए। टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स का पेपर। टोटल मिला के 300 मार्क्स में से पेपर होगा आपका। दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें थोड़ा पेपर में चेंजेस कर दिया था, उसका फॉर्मेशन चेंज कर दिया गया था। वैसे एक ही पैराग्राफ आता है इस बार। आपके सेकंड पेपर में तो पैराग्राफ भी नहीं आता है, लेकिन इस बार दो दो पैराग्राफ डाल दिए थे। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। पहला देख लेते हैं, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। शिक्षण, टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दूसरा देख लेते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। ये गलत है क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में अंतर होता है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। ये बिल्कुल सही है। समस्त शिक्षण का छात्रों में अब छात्रों की जो हैबिट्स होती हैं उसको भी चेंज किया जा सकता है टीचिंग के थ्रू। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, ये गलत है क्योंकि शिक्षण का भी औपचारिक नहीं हो सकता। शिक्षण तीनों प्रकृति में पाया जाता है, औपचारिक भी होता है, निरौपचारिक भी होता है। और शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ये भी गलत है क्योंकि शिक्षक बनने के लिए वरिष्ठता की आवश्यकता नहीं है, आपको विषय के ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आपको विषय का ज्ञान अच्छा है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। फिर शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है और जबकि व्यक्तिगत पर्सनल होता है। जो लर्निंग होती है वो पर्सनल होती है। ये आपका ये सही है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ए, सी और एफ। फिर आगे बढ़ते हैं, अधिगम को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? इसमें आपका देख लीजिए आप, अधिगमकर्ता का पूर्वानुभव, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर नहीं हो सकता, उसके शैक्षिक स्तर से मतलब नहीं है। अधिगमता के साथी समूह, ये भी नहीं हो सकता। परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, ये भी नहीं है। इसका आंसर एक हो जाएगा, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए दो समुच्चयों में समुच्चय एक में शिक्षण विधियां अंकित की गई है जबकि समुच्चय सेकंड में सफलता, प्रभाव, उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई है। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए। इन दोनों को हमें
सम्मिलित करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसमें आप देख लिए, एक तो व्याख्यान है, समूहों में चर्चा है, विचारावेश है, प्रक्रिया और अभिक्रमित अनुदेशन है। छोटे छोटे भागों में मतलब बांट दिया जाता है, उसके बाद उसकी शिक्षा की जाती। इसका आंसर आपका हो जाएगा, जैसे व्याख्यान की बात करूं तो इसका आंसर ये स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। अगर आपकी भाषा स्पष्ट नहीं है और समझ में नहीं आ रही है तो व्याख्यान पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर मैं समूह में चर्चा की बात करूं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। फिर अब विचारावेश प्रक्रिया की बात करूं तो इसका हो जाएगा बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना। फिर बाकी आखिरी हो रहा है आपका अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। छोटे छोटे में उसकी प्रस्तुति करना और उसका फीडबैक लेना। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक लेना। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, मूल्यांकन कई प्रकार का होता है और जब क्लासेस में लूँगा तो आपको मैं मूल्यांकन की जो 3-4 प्रकार होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं। पहला, शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। ये मूल्यांकन है, पर ये आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं है। फिर हम आ जाते हैं, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ये है निर्माण। कक्षा में शिक्षक जो बच्चे होते हैं उनको समझाता है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसके बारे में सुधार करता है और फिर फीडबैक भी देता है कि सही है कि गलत है। फिर शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। मूल्यांकन है लेकिन निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं है ये। फिर आ जाए, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। ये है निर्माणात्मक। आप देख रहे हैं कि कक्षा में छात्रों को अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि, कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करना। ये दोनों कक्षा के अंदर ही हो पा रहे हैं दोनों, वो दोनों नहीं। फिर है, देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावक को रिपोर्ट की जाती है। ये भी नहीं है, कक्षा के अंतर्गत नहीं है, वो जो भी होगा कक्षा के अंतर्गत ही होगा। शिक्षक प्रश्न पत्र सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। ये है। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा बी, डी और ये है, ये 4 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम 5वें, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। सही है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये गलत है। ये पहला सही है और दूसरा गलत है। शिक्षण का जो उद्देश्य है वो अधिगम को सुनिश्चित करता है। टीचिंग लर्निंग को डिफाइन कर सकती है, पर समस्त लर्निंग शिक्षण का परिणाम नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक जलती हुई मोमबत्ती है, एक बच्चा गया और उस मोमबत्ती में हाथ डाल दिया, तो हाथ डालने से ही उसका हाथ अपने आप दूर हो गया। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये लर्निंग है, अधिगम है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये गलत है, ये अधिगम नहीं है। हाथ का मोमबत्ती से अपने आप हटना ये साइंटिफिक रीजन है, और जबकि बच्चे द्वारा दूसरी बार मोमबत्ती में हाथ न डालना ये अधिगम है। जैसे लाइट के स्विच में आपका हाथ गया, हाथ अपने आप हट गया, तो वो एक साइंटिफिक रीजन के हिसाब से आ जाता है। लेकिन जब आप दूसरी बार वहां गए और वही लाइट का मीटर देखा, तो आप अपने आप ही उसमें हाथ नहीं डालेंगे, बोले इसमें करंट आता है अभी मैं नहीं डालूंगा, तो ये अधिगम है। फिर आ जाता है नेक्स्ट,
नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय एक में शोध के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समुच्चय सेकंड में उनकी विशेषताएं अंकित की गई है। इन दोनों को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त कूट का चयन कर अपने को उत्तर को दीजिए। अब देखो, मौलिक शोध है, व्यवनीत शोध है, क्रियात्मक शोध है और मूल्यांकन परक शोध है। इसमें आपका, जैसे मैं बताऊं, मौलिक शोध जो होती है फंडामेंटल रिसर्च होती है। तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव, उत्पादकता, व्याख्या का विकास करना होती है। फिर हम अगर बात करें व्यवहित शोध की, जैसे मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में भी इसमें दिखा दूं क्वेश्चन। एक फंडामेंटल रिसर्च की बात हो रही है, एक अप्लाइड की बात हो रही है, एक एक्शन की बात हो रही है, एक एवोल्यूटिव की रिसर्च की बात हो रही है। नीचे आ जाते हैं, ये अप्लाइड रिसर्च है। इसका आपका आंसर है ये आपकी ये है अप्लाइड। विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना, ये अप्लाइड है। ये आपकी एक्शन है। एक्शन में आपकी हो जाएगी ये हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना, ये आपकी हो गई क्रियात्मक शोध। बाकी क्या बचा? मूल्यांकन परक शोध। ये आपका ये हो गया हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना, ये आपका मूल्यांकन परक शोध हो गया। फिर इसके हिसाब से आपका आंसर हो गया 1। फिर आ जाते हैं हम 7वें में, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय पद्धति को अंकित करता है? गहन चिंतन करना, प्रक्षेपण करना, नियोजन और क्रियान्विति। नहीं, प्रक्षेपण करना, क्रियान्विति करना, गहन चिंतन, नियोजन, क्रियान्विति, नियोजन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4। देखो, आप एक नियोजन है। नियोजन मतलब पहले प्लान करते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं, उसके बाद प्रक्षेपण करते हैं, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्ट होता है, लास्ट में रिफ्लेक्ट होता है। इसमें आप एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर देगा। प्लान है, एक्ट है, ऑब्जर्व है, फिर रिफ्लेक्ट है। ये दिसंबर 2009 में के पेपर में आ चुका है, आप उठा के देख लीजिएगा। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम एग्जैक्ट ऑप्शन भी सेम के सेम थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक पद्धति के निकट है? वैज्ञानिक पद्धति की बात पूछ रहा है कि उसके पास में कौन सा है। साइंटिफिक मेथड, समस्या का प्रस्तावित समाधान, समाधान के परिणामों को निगमित करना, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, कठिनाइयों की पहचान और समाधान का परीक्षण, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हर बार। ये इसका आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। समस्या की स्थिति को पहले हम अनुभूत करते हैं, फिर वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा करते हैं, फिर परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, फिर प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य के रूप में परीक्षण करना। ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं, शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स जिसे कहते हैं, की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। इस शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र को परिभाषित करने से, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। आप सोचिए इसमें पहले आप, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संप्रेषण की अधिक क्षमता है। शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी, कार्यशाला में भागीदारी। इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, शोध सम्मेलन में भागीदारी। इसकी हिंदी काफ़ी टफ आती है, और अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आए तो आप इसकी इंग्लिश देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत शुद्ध इस हिंदी का है, जो हम देखते भी नहीं है ऐसी हिंदी इसमें। फिर हम इसके बाद इसका पैराग्राफ आ जाता है, थोड़ा पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। यदि भारत को अपनी आंतरिक शक्तियां विकसित करनी है तो उसकी 3 गतिशील आयामों, जनता, सर्वांगीण अर्थव्यवस्था और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह प्रौद्योगिकी, इसमें आप इसको रीड कर लीजिएगा पूरा पॉज करके। मैं इसके क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ सीधे। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को अंकित करता है। इसका आपका आंसर है थर्ड आंसर है, जन आकांक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। आधुनिक गतिशीलता नहीं है इसमें। फिर हम आगे आ जाते हैं, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। आपको पता है आज के टाइम में क्या है, सारी टेक्नोलॉजी है। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना, विशाल उद्योग, भू राजनीतिक उद्योग विचार, ये तीनों ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुप्रयोग करना। फिर आ जाता है 13, देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा, आप देखिए इसमें, कम प्रदूषण। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, मतलब टेक्नोलॉजी उपस्थित नहीं होगी तो प्रदूषण घटेगा क्या, तो ये तो नहीं हो सकता इसका। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रदूषण होगा। फिर है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग, यानी आप टेक्नोलॉजी जो हो ना, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा। तो टेक्नोलॉजी है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये इसका नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी सी डी, ये हो जाएगा आपका। फिर आ जाता है, प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होगा। अनियंत्रित प्रौद्योगिकी समृद्धि, संयंत्र मशीनरी का आयात, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना, हमारे लोगों को गरिमाई जीवन तक पहुंचाना। इसका आंसर हो जाएगा 4th। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा,
विदेश में तैयार की गई परियोजना पर निर्भरता, ये तो हो ही नहीं सकता। लघुकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना और संकेंद्रण प्रौद्योगिकीय शक्ति का विकास, ये रहा आपका। क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ ही टेक्नोलॉजी के पावर को बता रहा है कि प्रौद्योगिकी शक्ति का जो डेवलपमेंट है उसी के आधार पर ये पूरा पैराग्राफ है, इसलिए वही हो जाएगा आपका। इस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी हिंदी बोलने में इसमें बहुत शुद्ध हिंदी है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।